दोस्तों परसों कांग्रेस के आईटी सेल ने पीएम मोदी की मां के बारे में एक ऐसा वीडियो बनाया जो कि काफी ज्यादा निंदनीय था और उसे अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर दिया। ये वीडियो इतना ज्यादा निंदनीय था कि घोर कांग्रेसी अभिसार शर्मा को भी इसके खिलाफ बोलना पड़ा। कांग्रेस की बदतमीजी पर राइट विंग वाले भी इनको इनकी ही भाषा में जवाब देने आ गए, पर इस सबके बीच में वो मुद्दा खो गया जिसके लिए वीडियो बनाया गया और वो मुद्दा था वोट चोरी का। कांग्रेस ये वोट चोरी का गाना गाते ही रह गए, आरोप लगाते ही रह गए कि पीएम मोदी ईवीएम में घोटाला करते हैं, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाकर घपला करते हैं। उधर संसद के अंदर इंडिया अलायंस के लगभग 32 सांसदों ने खेला कर दिया और धोखा देते हुए भाजपा के कैंडिडेट को जिता दिया। नतीजे आए तो ये लोग हैरान रह गए क्योंकि इनके उपराष्ट्रपति कैंडिडेट को उतने वोट भी नहीं मिल सके जितने सांसद इन लोगों के पास पहले से मौजूद थे, जिसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी और रूबिका लियाकत ने इन लोगों से जमकर मजे लिए। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में डिबेट में आप खुद देखिए। नैतिक जीत किसकी हुई? किसकी नैतिक जीत हुई? पंकज सर, नैतिक जीत किसकी हुई? किसकी हुई? नैतिक जीत विपक्ष की हुई। नैतिक जीत इसलिए हुई, आप इस वाक्य का माहौल मत उड़ाइए। नैतिक जीत इसलिए हुई कि विपक्ष ने कम से कम क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश नहीं की। होती या नहीं होती अलग बात है, और सत्ता पक्ष के पास भारी बहुमत था, तो राष्ट्रपति पद का चुनाव उनके उम्मीदवार को जीतना ही था। लेकिन इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश अगर की तो किसने की? सत्ता पक्ष ने की। नहीं सेंधमारी। अब आप इस सेंधमारी को पंकज जी, नहीं पंकज जी, मैं सुनिए, मैं एक तो आपके रहते मैं माहौल उड़ाना भी चाहूँ तो नहीं उड़ा पाऊंगी। आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, मैं चाहूँ तो भी नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मेरा नहीं, आप इस बात के कहा कि नैतिक जीत। हाँ, बस वो जहाँ मैं इशारा कर रही थी आप वहाँ पहुँच गए हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। आप लोगों ने याद है 2024 लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए थे, आपने कहा ये सब बैसाखी पर हैं, ये टीडीपी और जेडीयू ऐसे सेकंडों में औकात दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। मैंने सुना है अपने कानों से सर ये बात, और इस बार आपने कहा था ये तो मोदी जो हैं ये इतना भाई साहब जिसे कहते हैं सब पर डोमिनेट करते हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा फौरन ये उस चंगुल से निकल जाएंगे। सर ना टीडीपी निकला ना जेडीयू निकली, चंगुल से एक सांसद तक नहीं निकल पाए। मतलब सोचिए, जिसकी तरफ आप लोग बार बार इशारा करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हाथ पकड़ पकड़ के जिनको ले भी जा रहे थे, वो भी सर जो हैं टिके रहे जहां पर पार्टी की लाइन और लेंथ थी। कौन गया इधर से उधर? आप बताएंगे, इंडिया गठबंधन के साथी बताएंगे। क्यों ये कितने मिलने थे सर? इसको वोट मिलने थे लगभग 440 के आसपास, और पा कितने जाते हैं सर? 452। कैसे पा जाते हैं ये लोग? 12 वोट ज्यादा मिले, वो सेंधमारी है ना। तो आप इस सेंधमारी को एक उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है तो करिए। भारतीय जनता पार्टी इसको एक उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है तो करे। लेकिन देखिए उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में हुआ क्या। नरेंद्र भाई मोदी के लश्करियों ने शुरू से क्या हल्ला मचाना शुरू किया कि पी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने, विपक्ष ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर, उसकी स्वायत्तता पर हमला किया है। गजब का कुतर्क चल रहा था। मैं तो बात इसकी कर रही हूँ कि आप लोग वोट चोरी कर रहे थे कि ये लोग वोट चुरा रहे हैं, वोट चुराए। सर ये लोग तो सांसद चुरा कर ले गए अनंत विजय जी, सांसद चुरा के। और जहां से शुरू हुआ था, खबरें क्या रही कि महाराष्ट्र में रातों रात चीजों को बदल दिया गया, रातों रात ये कर दिया वो कर दिया ये। और सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि शिवसेना उद्धव वहां और शरद पवार जी के यहाँ से, हो सकता है वहां से कोई खेला हुआ। मुझे तो बस जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। मुझे लगता है कि ये नैतिक जीत वीत की बात जो है, और ना ये इसका कोई माहौल नहीं उड़ा रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ रूबिका जी कि कल से एक ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार विपक्ष के उम्मीदवार को ज्यादा मत प्रतिशत मिले हैं, और इस बात की चर्चा न सिर्फ कम्युनिकेशन हेड कर रहे हैं बल्कि बाकी लोग भी कर रहे हैं। अरे भैया ये तो देख लो कि पिछली बार बीजेपी के पास 303 सीटें थी, इस बार 240 सीटें, तो मत प्रतिशत तो ऐसे ही गिरेगा। तो इसमें कौन सी नैतिकता और कौन सा अंक गणित? ये तो बड़े कमजोर गणित के विद्यार्थी इस प्रकार के फॉर्मूले को लेके आते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या से क्या हो गया? नहीं, बात नैतिक अनैतिक की नहीं है। पहली चीज तो 12 वोट हमारी तरफ से अगर गए हैं और हमारे घटक दलों की तरफ से गए हैं तो मेरे ख्याल से क्या नैतिक और क्या अनैतिक, अब वी शुड ओन इट अप। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है। फॉल्ट हमारी है। अगर हमारी तरफ से 12 वोट गए हैं, 12 मेंबर पार्लियामेंट्स गए हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है और एनडीए के कैंडिडेट के फेवर में करी है,
then we have failed in that and we should acknowledge it. Number one. नहीं मायूस number मत two, होइए, अरे क्या आप इतना वो मायूस नहीं है, वो है ये उसको नैतिक आप- जीत तो हुई है ना, इतना मान लीजिए ना आप। नहीं, हमारा कैंडिडेट बेहतर था, मेरा ये मानना है। आज हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट आ चुके हैं, तो अब ये कहना तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इलेक्शन के पहले जो हमारा चॉइस ऑफ कैंडिडेट था वो हमें लग रहा था कि वो बेहतर है, उसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर है और परफॉर्मेंस अरे बेहतर होती विवेक है, जी ऐसे छोड़ हम दीजिए, आंध्र प्रदेश के YSRCP को भी आप साथ ना ला पाए, आंध्र प्रदेश का ही कैंडिडेट ले आने के बावजूद, और आप लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को हरा देंगे, हैं? नहीं, अच्छी बात है। तेलंगाना की BRS को नहीं ला पाए प्रभु आप। तो अच्छी बात है। तेलंगाना में पैदाइश हुई जिस कैंडिडेट की, आप उसे नहीं ला पाए और आप कहते हैं हाँ, कि तो- इन लोगों को आप कड़ी जो है टक्कर दे देंगे। नहीं, फिर आप अच्छी बात कहते हैं है। हमारा एका है, हम मजबूती से खड़े हुए हैं। बिल्कुल, कम से कम जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो नेशनल इलेक्शन है, एक नेशनल पोजीशन के लिए है, उसमें क्षेत्रवाद ना हो, स्टेट पॉलिटिक्स ना हो, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ट्रेंड है और इसको वेलकम करना चाहिए कि देश मेरिट को देखे, ना ये कि ये बिहार मानना का पड़ेगा कैंडिडेट है तो आपके बिहार वाला वोट ऑप्टिमिज्म देगा, को, मानना आंध्रा पड़ेगा का आपके होगा तो आंध्रा ऑप्टिमिज्म वाला को। वोट देगा। हाँ, वो शाहरुख खान का तो डायलॉग आप ही लोगों पर, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सुधांशु जी, वोट चोरी, आपने तो सांसदों की चोरी कर ली। बैलेट पेपर से वोटिंग हुई और सबको पता था, उसके बाद भी दरोगा जी चोरी हो गई, क्या करें। और ये इससे एक और चीज स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहां पर ना गठबंधन के दलों को एक दूसरे पे भरोसा है, न पार्टी के अंदर के नेताओं को एक दूसरे पे भरोसा है। कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को संसदीय जो प्रतिनिधि मंडल में भेजने का विरोध कर चुकी, और तो और अब तो साबित हो गया सांसदों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। तो भरोसा इस कदर दरका हुआ है कि जिनके लिए एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन की वो हालत कर दी इस चुनाव ने कि ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और जहां तक मैं फैक्ट की बात कहता हूं, मैं एक और लाइन कहूं कि यह सही बात है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर शायद अंतरात्मा की आवाज जागृत हो गई, तो लोगों को समझ में आने लगा। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इसमें एक जीत हासिल की है। वो क्या जीत हासिल की? पहले तो उसने इंडी गठबंधन के सारे सदस्यों को फॉल इन लाइन कर लिया, जिसको हम कहेंगे उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत बड़ी जीत ये हासिल की कि इस समय अल्ट्रा लेफ्ट अर्बन नक्सल टाइप के जिस एलिमेंट्स के वो साथ में हैं, जिन लोगों का ये ख्वाब है कि भारत के अंदर एक अराजकता हो जाए, वो हो जाए, नक्सल का समर्थन हो, उस ढंग की भाषा भी बोलना कि हम संपत्तियों का सर्वेक्षण कराएंगे और जो अमीर है उससे लेके गरीब में बांटेंगे वगैरह वगैरह, जो कभी किसी राष्ट्रीय दल ने भी, क्या छोड़िए क्षेत्रीय दल ने भी इस ढंग की भाषा नहीं बोली। उस लॉबी को वो ये मैसेज देने में सफल हो गए कि देखो भाई, हम हारे या जीते मगर आपकी विचारधारा को पोषित करने के लिए हम किसी भी सीमा तक खड़े हैं। जयराम रमेश जी ने सही बोला, ये विचारधारा की लड़ाई थी। ये दिखा दिया कि ये अल्ट्रा लेफ्ट, अल्ट्रा नक्सल, अर्बन नक्सल विचारधारा के प्रति कांग्रेस की सीमा तक समर्पण करने को तैयार है कि हारते हुए भी वो इसमें अपनी जीत देखना चाहते हैं। ओके, विवेक श्रीवास्तव बताइए, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते ना विवेक जी, प्लीज टेल अस द ठीक है आपकी बात। किसने किसके लिए वोट किया नोबडी नोस। हो सकता है बीजेपी के या एनडीए के कुछ लोगों ने हमारे कैंडिडेट के लिए किया हो, कुछ हमारों ने एनडीए के कैंडिडेट के लिए किया हो। इसलिए यह कहना कि ये जो सो कॉल्ड 12 लोगों का डिफेक्शन है ये इंडिया अलायंस की तरफ से है, ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि हमें अपने ग्रुप्स को इंटैक्ट जरूर रखना चाहिए। जब सीक्रेट बैलेट है तो कोई नहीं कह सकता कि किसके किस कैंडिडेट है। हो सकता है सुधांशु जी ने कल हमारे कैंडिडेट के लिए वोट कर दिया हो, थोड़ा सा दुखी लग रहे हैं आजकल, तो कोई गारंटी थोड़ी ना है। आई एम सेइंग इट इन अ लाइटर वेन। तो दैट्स हाउ इट गोस। दूसरी बात, इन्होंने एक अल्ट्रा लेफ्ट की बात कही साहब, इन्होंने एक अर्बन नक्सल की बात कही। सर आप फाइनेंशियल इक्वालिटी के खिलाफ क्यों हैं सुधांशु जी? आप मुझे बताइए ना। यहाँ पे कोई वायलेंस को नहीं मानता, लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट्स हैं, एक आदमी कितनी प्रॉपर्टी, कितने फ्लैट्स एक शहर में ओन करता है, उसके सरकारी कानून है, इनकम टैक्स स्लैब इस तरीके से बनाए जाते हैं दैट द रिच आर टैक्स्ड अ लिटिल मोर, जिससे कुछ इक्वालिटी रहे। एक वेलफेयर स्टेट है भारत। तो आपको इस फाइनेंशियल इक्वालिटी में दिक्कत क्या है? आप बार बार जब हम इसकी बात करते हैं तो अल्ट्रा लेफ्ट, वायलेंस, नक्सलाइट, अर्बन नक्सल, आप इन शब्दों का प्रयोग करते क्यों हैं? एक कॉमन सेंस की बात है, वेलफेयर ऑफ द पीपल शुड बी टेकन। सारे शब्दों का प्रयोग करने की छूट तो आपको होनी चाहिए। वो तो आज मैं थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ कि विवेक श्रीवास्तव ने अब तक अपने मुख से हिंदू, जैनऊ, भगवा, आरएसएस, मुसलमान ये सब निकाला क्यों नहीं है। मैं आपका सदमा समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने ज्यादातर आपको सदमे में ही इन शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा है। आज पता नहीं आप इन शब्दों का कैसे चूक गए प्रयोग करने में। आपको दुख हो रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी अर्बन नक्सल क्यों जिक्र कर जाते हैं। सारी छूट तो भैया आप ही को होनी चाहिए। सुधांशु जी प्लीज संक्षिप्त में। सिर्फ दो बातें देखिए, कोई बात कही जाती है तो एक होती है कि सर्कमस्टांशियल, जैसे बात बदली घिरी हुई है तो पानी बरसेगा, एक है धूप चमक रात। भाई इंडिया गठबंधन के अलग अलग हुए ना लोग, जैसे आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं
केरल में, तो हो सकता है केरल के सांसदों का वो जाग गया हो। आम आदमी पार्टी लड़के अलग हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दूसरे का विरोध है, कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के बारे में बोला, तो लॉजिक लगता है। हमारी पार्टी में तो कुछ नहीं हुआ, आप लोग तो रैशनलिस्ट के झंडा बरदार हैं। और दूसरी बात आपने कहा अर्बन नक्सल्स और रिच से पुअर को देना चाहिए, तो ये लेफ्ट वाले क्यों भूल जाते हैं सिर्फ भारत ही दुनिया में एकमात्र देश और धर्म संस्कृति ऐसी है जहां पर गरीब को खाना खिलाना सबसे बड़ी बात मानी जाती थी। इसीलिए मंदिरों में भंडारे और गुरुद्वारों में लंगर 24 घंटे चलते हैं। दुनिया के दूसरे देशों संस्कृतियों में मुफ्त का खाना नहीं मिलता, मुफ्त का दान नहीं दिया जाता, और दान करना जो है वो ये इसीलिए मुफ्त का नहीं। अरे इसीलिए काहे परेशान है भैया, समाजवाद हमारे यहाँ होता है। और आप तो चीन को बहुत मानते हैं ना, तो चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने अपनी पुस्तक सीयू की में लिखा है हर्षवर्धन के राजा कन्नौज ने कैसे सब कुछ दान कर दिया, अपने आभूषण वस्त्र और एक सफेद धोती पहन के चल गया। चैलेंज करके पूछता हूं यूरोप का कोई राजा बताओ, चैलेंज करके पूछता हूं कोई बादशाह बताओ जिसके लिए विदेशी ने लिखा हो कि चलेगा। इसलिए आप वो लेफ्टिस्ट माइंडसेट फिर भी डिस्टर्ब करने लगे, काहे परेशान है मेरे भाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे यहां होता था, हमारी धर्म संस्कृति में होता था, जहां कहा गया साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। समाज का सबसे सम्मानित वर्ग भिक्षा मांग के भोजन यापन करता था। भाई साहब पता नहीं है क्या बताएं, मार्क्स और मैकाले दिमाग में से भरे हुए हैं। आज हुआ ये विवेक जी, आप बहुत आसानी से पतली गली से बच के निकल गए। मैं ये कह रही थी कि जब आपने कहा कि हम मजबूत है, हम इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन को कोई नहीं तोड़ सकता है, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, ये सारे नारे आप ही लोगों की तरफ से। मैं कह रही हूं आप लोग जब अपने ही सांसदों को नहीं रोक पाएंगे और पकड़ के रख पाएंगे तो वोट कहां से लेकर आएंगे? फिर कहेंगे वोट चोरी हो गया। आपके खुद के सांसद आपके कंट्रोल में नहीं, आपके खुद के सांसद एनडीए के कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, फिर आप जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जनता आपके समर्थन में वोट कर देगी, जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी जिस तरह से आप चाह रहे हो। आप जितनी चाहे बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, आप जितने चाहे बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, पर जनता उसी पर भरोसा किया करती है, उसी को चुनकर सांसद या फिर विधानसभा भेजा करती है जिसकी बातों पर उसे भरोसा होता है, जिसकी शख्सियत पर उसे भरोसा होता है, और वही भरोसा तुम पर उन्हें होता हुआ नहीं दिख रहा। और शायद उसी वजह से 2014 के बाद से लगातार तुम लोग सत्ता से बाहर हो, शायद उसी वजह से लगातार पीएम मोदी इलेक्शन जीत रहे हैं और कोई भी इलेक्शन हारने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जनता को उन पर भरोसा है। जैसे कि तुम्हारे सांसदों को तुम पर भरोसा नहीं है, वैसे ही जनता को भी इन पर भरोसा नहीं है। और ये बात ये लोग जितनी जल्दी समझ लें, जितनी जल्दी कांग्रेसियों को ये बात समझ आ जाए, उतना ही इन लोगों के लिए अच्छा होगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।